गाइस यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ माय परवर्ट स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, मैंने आज आर नोना बेबी का लास्ट पार्ट शेयर कर दिया है गाइस। और प्लीज़ बार बार मुझसे आर साइलेंट लव के बारे में मत पूछिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे शेयर कर दूँगी। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि उसे मैं शेयर तब करूँगी जब यू आर माई फैंटेसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर उसी के बीच में एक आधा एपिसोड में शेयर कर दूँगी, क्योंकि उसकी स्टोरी को अभी मैं लिख नहीं रही, सोच नहीं रही हूँ। तो इसलिए मैं उसे जब मैं फ्री होंगी, फ़ारुक होंगी, तभी मैं शेयर करूँगी। और मैंने जो है हमारा BL ड्रामा भी शेयर कर दिया है, तो जिसको वो BL ड्रामा पसंद हो, माई टू फादर्स, वो भी जाकर देख ले। तो हम जो है वो शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। और गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी लाइन जो है वो कैसी लग रही है, क्योंकि जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को ये स्टोरी पसंद है और वो चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यूटी में चलाती रहूं। तो यहाँ पर जो हमारा चू एनिंग था ना, उसकी जो पनिशमेंट थी वो डिसाइड हो चुकी थी। एल्डर यू हैंग, जिसे चू एनिंग भी कहा जाता है, उसे पनिश किया जाएगा। उसने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, और अब अगली सुबह की कोई ज़रूरत नहीं थी। सारे डिसिपल्स को वहाँ पर ऑलमोस्ट पता चल गया था कि उसी रात उसे पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर 200 स्ट्राइक उसके लिए मुकम्मल की गई थी, और उसे इस जो पनिशमेंट है उसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं झेल सकता था। और अगर उसे इतना मारा जाए तो वो तो सच में मर ही जाएगा। इवन अ कल्टिवेटर, जो कि उसे इतने बुरी तरीके से 200 रोड मारे जाए, वो भी लोहे के, तो वो कभी नहीं सह पाएगा। जो शूमेंग था वो एकदम से ये जब बातें सुनता है, जो कि शूमेंग हमेशा से चू एनिंग का एक बहुत ही प्यारा और आज्ञाकारी डिसिपल रहा है, उससे दुनिया डरती है, लेकिन वो सिर्फ चू एनिंग के सामने ही झुकता है। जब वो उससे पता चलता है तो वो कहता है, क्या मास्टर कहाँ हैं कोर्ट डिसिप्लिन में? तभी उसे एक बंदा बताता है कि यंग मास्टर, जाओ जाकर लॉर्ड से बात करो, उन्हें बहुत सारी इंजरीज हैं, वो 200 स्ट्राइक बर्दाश्त कर पाएंगे? 200 कोड़े या 200 डंडे कह लें, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? शू मेंग, जो कि क्रेजी हो गया था, वो कहता है, मेरे पिताजी, ओह मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पिताजी अभी भी स्नो पैलेस में हैं और वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। अगर मैंने कबूतर भी भेजा संदेशा लेकर तो एक दिन पूरा लग जाएगा। क्यों तुम लोग जाकर शिजुन को नहीं रोकते? मोरन और शीमे वहीं थे, जो कि उसे देख रहे थे। वो मन में सोचता है, मोरन, चू एनिंग को कौन रोक सकता है? और किसमें इतनी हिम्मत इस पूरी दुनिया में कि जाकर चू एनिंग का डिसीजन पलट दे? तभी शूमेंग जो है वो कहता है, ये क्वेश्चन बकवास है, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। और वो भागता हुआ जाता है जो डिसिप्लिन का कोर्ट था वहाँ पर, जहाँ पर लोगों को सज़ा सुनाई जाती थी, और वहाँ पर उनके रूल्स भी लिखे हुए थे। जब वो कोर्टयार्ड में अभी एंटर भी नहीं होता, वो देखता है कि एल्डर ज्यू जो है वो डिसिपल्स ब्लॉक कर रहे हुए, उसके जो डिसिपल्स थे वो उन्होंने मेन एंट्रेंस हॉल को ब्लॉक किया हुआ था और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे थे। तभी वो ज़ोर से कहता है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, हटो मेरे रास्ते से। तभी एक आदमी कहता है, यंग मास्टर। ओह यंग मास्टर, आप यहाँ हैं? तभी वो कहता है, हटो मेरे आगे से, मुझे जाने दो। डिसिपल जो हैं वो एकदम से अलग अलग एकत्रित हो जाते हैं और उसे शूमेंग को जाने का रास्ता देते हैं। वो चिंगतियान टेम्पल में घुसता है और चू वेनिंग, जो कि वहाँ घुटनों के बल साइलेंटली बैठा हुआ था, उसका पोस्चर अभी भी सीधा था, आंखें बंद थी। और एल्डर ज्यू जो हैं वो अपनी रोड के साथ अपने हाथों में लोहे की रोड लिए हुए थे, और वो वहाँ पर बहुत सारे रूल को दोहरा रहे थे, जो कि लाइफ डेथ पीक के रूल थे। और वो जैसे ही एक रूल को दोहराते और जो उनके हाथ में लोहे की रोड थी वो चू एनिंग की जो कमर थी उस पर जाकर लगती। ऐसे ही अभी 91 रोड वो खा चुका था, और वो 90 रोड वो खा चुका था, और 91 रूल वो रिसाइट कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमें कभी भी किसी इनोसेंट को हर्ट नहीं करना और अपनी कल्टीवेशन को यूज़ नहीं करना किसी इंसान के खिलाफ। तभी वो कहते हैं, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? चू एनिंग कहता है, नहीं। तभी वो 92 जो रूल था वो पढ़ते हैं कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी और सेल्फिश नहीं होना। और क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? चू एनिंग कहता है, नहीं। तभी एल्डर ज्यू जो होते हैं वो खुद को रोक नहीं पाते, वो इस पनिशमेंट को यहाँ ख़त्म कर देना चाहते थे। जिस तरह से अगर कोई और डिसिपल भी होता तो वो भी उसके लिए यहाँ पर मर्सी दिखा सकते थे।
तभी जो स्टिक होती है वो अभी आराम से वो 92 डंडे खा चुका था। चू वेनिंग के वाइट रोब जो थे वो अभी भी खून से सने हुए थे। शू मैंग एकदम से देखता है अपने शिजुन को, उसकी आंखें जैसे खोल चुकी थी, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून खोल रहा हो और वो मुंह से निकालता है शिजुन। चू वेनिंग उसे इग्नोर करता है, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। एल्डर जियो तभी कहता है, एल्डर यू हैंग, यहाँ पर यंग मास्टर आए हैं। तभी चू वेनिंग कहता है, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं उसे सुन सकता हूँ, ये बस एक एमी शोर मचाने वाला बच्चा है, इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। एल्डर जियो जो हैं वो धीरे से सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, यू हैंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी चू वेनिंग कहता है, मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा अपने डिसिपल्स को उनकी गलती पे पनिश करता हूँ, और अगर आज मुझे सज़ा नहीं मिलेगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ मैं कैसे उन अपने डिसिपल्स को फ्यूचर में उनको फेस कर पाऊँगा। यहाँ पर सबके मुंह रह जाते हैं एक दूसरे को देखते हुए कि वो क्या बोलें, क्योंकि चू वेनिंग अपने वादों और आदर्शों का बहुत पक्का था। तभी वो कहता है, दोबारा से शुरू कर दो। एल्डर जियो एक सांस लेता है और वो देख रहा था कि यहाँ पर जो हमारा चू वेनिंग है उसकी चेहरा पेल पड़ चुका था, उसकी जो गर्दन थी वो बहुत ज़्यादा वाइड कॉलर से टंगी हुई थी, उसकी जो आंखें थी वो स्मोकी हो रही थी। तभी वो कहता है, ठीक है मैं इसे थोड़ा धीरे कर देता हूँ, मतलब तुम्हारी सज़ा को थोड़ा लाइट कर देता हूँ। चू वेनिंग कहता है, क्या यह धोखेबाजी नहीं होगी? और मेरी चिंता मत करो, मैं 200 स्ट्राइक बियर कर लूँगा। तभी आवाज़ आती है हमारे शू मैंग की, एल्डर यू हैंग। तभी वो कहता है, जीलू अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें अब दोबारा से मेरे पनिशमेंट को शुरू कर देना चाहिए। और जो आयरन रोड थी वो फिर से उसकी बॉडी पे लगने लगती है। शू मैंग जो कि गुस्से में कहता है, एल्डर जीलू क्या आप रुक नहीं सकते? क्या आप नहीं जानते आप इस सिचुएशन में मुझे डाल रहे हैं? ये मेरे शिजुन हैं, आप इन्हें नहीं मार सकते, ये मेरे शिजुन हैं। एल्डर जियोलू जो थे उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और वो प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। शू मैंग जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था वो कहता है, क्या आपने मुझे नहीं सुना ओल्ड मैन? मैं आपको ऑर्डर करता हूँ, आप रुक जाइए। अगर आपने इन्हें दोबारा आपने हिट करने की भी कोशिश की। यहाँ पर जो हमारा शू मैंग था वो सिर्फ 15 साल का लड़का था जिसे हेवन का प्राउड बॉय बोला करते थे। उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिफिकेशन अभी भी इन एल्डर से बहुत कम थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता था, और उसके मुंह से एक सिर्फ आवाज़ निकलती है, अगर आपने कुछ किया तो मैं अपने फादर को बता दूंगा। एल्डर जियो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। चू वेनिंग अभी भी उसकी बातों को ना सुनने का ही दिखावा कर रहा था। तभी उसके ऊपर 97, 98 ऐसे करते करते 99, 100 स्ट्राइक पड़ जाती हैं। अभी भी 100 रोड उसकी बॉडी पे पड़ चुकी थी और 100 रोड अभी भी रह रही थी। उसके क्लोथ पूरी तरह से फट गए थे और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। शू मैंग अब अपने आप को नहीं रोक पाता, उसकी आइज़ जो थी वो लाल हो गई थी और वो अब बहुत जल्दी कुछ करने वाला था। लेकिन तभी चू वेनिंग अपनी आंखें खोलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो एक बैरियर फटाफट लगा देता है कि शू मैंग उनके पास ना आए। शू मैंग जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है वो बाउंस बैक होके पीछे होके गिरता है और वो ऑलमोस्ट ग्राउंड पे जाके गिरता है। चू वेनिंग बहुत सारा खून वहाँ पर कफ कर देता है और तभी वो अपना ग्लेयर जो है वो उन फोनिक्स आइज की तरफ करते हुए कहता है, तुम कितने डिसग्रेसफुल हो, चले जाओ यहाँ से। शू मैंग कहता है, शिजुन। चू वेनिंग कहता है, जब तक यंग मास्टर लाइफ डेथ पीक के ऑर्डर नहीं मानेंगे एल्डर का, आपको बाहर जाना होगा और हमारे इस लॉ को फॉलो करना होगा। आप अपना पर्सनल गेन के लिए अपना ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते, अभी के अभी बाहर निकल जाओ। शू मैंग उसकी तरफ देखता रहता है, उसकी आंखें बहुत वाइड हो गई थी, वो अभी भी वहाँ पर बहुत दुखी था अपने शिजुन को ऐसे मार खाते देख के। उसके साइड में मोरन जो था वो अभी भी अपनी चिन को खुजा रहा था और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होती है और वो कहता है, ये तो अच्छा नहीं हुआ लिटिल फोनिक्स, तुम तो रोने की जैसे लग रहे हो। तभी यहाँ पर शू मैंग उसे घूर कर देखता है मोरन को और उसकी आंखों में एकदम लालपन था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी मोमेंट उसकी आंखों से आंसू गिर जाएंगे। वो अपनी आंखों के आंसू को रोके हुए था, उसे अब कोई बात नहीं करनी थी। वो फटाफट से ग्राउंड से खड़ा होता है और वो अपना सिर नीचे करके गुस्से में वहाँ से अपनी बॉडी को झाड़ता हुआ वो बाहर जाके
चिंग तियांग टेम्पल के नील डाउन करके बैठ जाता है और कहता है शिजुन, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। चू वेनिंग अभी भी उस आयरन रोड से टॉर्चर हो रहा था और उसका जो स्ट्रेट पोस्चर था वो 1 मिनट के लिए भी कहीं से हल्का सा भी नहीं हिला था। वो ना ही टिल्ट हुआ था ना ही बेंड हुआ था, लेकिन उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, उसके फोरहेड पे पसीने आ गए थे। शू मेंग अभी भी ज़िद्दीपन की तरह से वहाँ पर बाहर चिल्ला रहा था, मैं नहीं जाऊँगा, मैं शिजुन को कंपनी दूंगा, और वो घुटनों के बल वहाँ बैठ जाता है। मोरन अपनी आंखें आसमान की तरफ दौड़ाता है। वो मन में सोचता है ये शू मेंग जिसका कर्टेसी नेम शू जिमिंग है, ये तो प्राउड सन है ना हेवन का। ये इतना हम्बल सिर्फ चू वेनिंग के सामने ही होता है और दुनिया के सामने तो ये एकदम फोनिक्स है, लेकिन शिजुन के सामने ये एकदम छोटी सी चिड़िया बन जाता है। अगर ये पॉजिटिव ना हो अदर मैन की तरह तो मोरन कब का उसे सोचता कि शायद ये चू वेनिंग के प्यार में पागल हो चुका है और वो किस तरह से लाइफ एंड डेथ पीक के यहाँ पर मरने के लिए खुद को शिजुन के सामने झोंक रहा है। वो मन में सोचता है कि शिजुन अगर इसके एक गाल पे चांटा मार देंगे ना तो इतना बेवकूफ़ चिड़िया है कि अपने दूसरे गाल पे खुद ही चांटा मार लेगा। और वो मन में सोचता है कितना ओबीडियंट लिटिल पपी जैसा है। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था दिल ही दिल में ईर्ष्या हो रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था ये फीलिंग कैसी है। वो अपसेट हो रहा था। मोरन शू मेंग की तरफ देखता है और जैसे ही वो उसे देखता है उसे एकदम से अनकंफर्टेबल होता है। उसे ऐसा फील होता है कि अगर उसने यहाँ पर इस लॉयल्टी को शू मेंग को अकेले जीतने दिया और चू वेनिंग जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मोरन को इतना पसंद नहीं करता, और अगर शू मेंग इतनी आसानी से यहाँ पर उसके लिए स्टैंड लेगा तो ये शू मेंग उसका दिल जीत जाएगा और चू वेनिंग जो है वो आगे चल के अगर मोरन भी यहाँ पर चू वेनिंग का दिल जीत लेता है तो उसके साथ फ्यूचर में इतना हार्श नहीं होगा। उसका शिजुन उसे इतना ज़्यादा पनिश नहीं करेगा और वो भी सिंपली शू मेंग के पास जाके घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मैं भी शिजुन को कंपनी दूंगा। और शीमे भी वहाँ पर जाकर उसी के साथ नील डाउन करके बैठ जाता है और वहाँ पर चू वेनिंग के तीनों डिसिपल्स घुटनों के बल बैठे हुए थे अपने एल्डर के लिए। और यहाँ पर रूमर्स बहुत जल्दी कोर्ट डिसिपल में फैल गए थे। एक बंदा कहता है ओ माय गॉड, ये जो एल्डर यू हैंग है ऐसा क्यों हो रहा है, तो दूसरा कहता है क्योंकि उन्होंने किसी गांव वाले को मारा है। तीसरा कहता है ओह ये तो कितना क्रूएल है। तभी तीसरा कहता है कि अपनी आवाज़ नीचे रखो, एल्डर यू हैंग ने सुन लिया ना तो वो 2 मिनट भी हेजिटेट नहीं करेंगे तुम्हें कोड़े मारने में। तीसरा कहता है लेकिन ये यंग मास्टर मोने क्यों घुटने पे बैठे हुए हैं। चौथा कहता है और ये शू मेंग क्यों घुटनों पे बैठा हुआ है। मोरन जिसका बहुत हैंडसम फेस था और उसके बहुत सारे तरीके थे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो नहीं जानता था कितनी फीमेल कल्टिवेटर्स वहाँ पर उसकी गुडविल बनने के लिए तैयार थी। सालों से उसकी एक अटेंशन के लिए मरती थी और सेवरल पीपल वहाँ इकट्ठे हो रखे थे जिन्हें इन बच्चों पे दया आ रही थी। और वह धीरे धीरे विस्पर करते हैं मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है यंग मास्टर मो के लिए, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं दखल अंदाजी तो नहीं दे सकता। एक बंदा कहता है हमें इस मैटर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये शिजुन और उनके डिसिपल्स का इशू है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा घुसेंगे, हम इतने ब्रेव तो हैं नहीं, तो याद रखना किस तरह से एल्डर ने उस सीनियर सिस्टर को मारा था। ना जाने कितने सारे जो हैं उसको कोड़े लगे थे। तो एल्डर यू हैंग जो है वो हमें भी नहीं बख्शेंगे। यहाँ पर उसकी 200 स्ट्राइक कंप्लीट होती है और बैरियर वहाँ से हट जाता है। शू मेंग फटाफट खड़ा होता है ग्राउंड से और वो चिंग तियान टेम्पल के अंदर भागा जाता है। और जैसे ही वो वहाँ जाता है यहाँ पर वो चू वेनिंग के अपीयरेंस को देखता है, वो रोने के कगार पे आ जाता है। और वो जैसे ही एल्डर जियो लियू को देखता है उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम नहीं बचोगे ओल्ड मैन, और मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम क्या इन्हें थोड़ा सा धीरे से नहीं मार सकते थे। तभी चू वेनिंग जिसकी आंखें बंद थी वो उसके होठों से खून टपक रहा था और वो ज़ोर से चिल्लाता है शू जिमिंग, जो कि शू मिंग का कर्टेसी नेम था। शू मिंग अपने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और वो एल्डर ज्यूलू को हल्का सा धक्का देकर छोड़ देता है। यहाँ पर मोरन भी अंदर आता है जो कि अभी भी स्माइल कर रहा था और मन में सोचता है एल्डर ज्यूलू आपने गलती कर दी, आपने चू वेनिंग का स्टेटस इस तरीके से उसे डील किया है। और वो जैसे ही चू वेनिंग को देखता है उसके चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है।
उसे नहीं पता था कि चू वेनिंग ने एल्डर जीलू को नहीं बताया कि उसके शोल्डर पे एक गहरी इंजरी हुई थी। 200 स्ट्राइक कोई कम नहीं थे, और उसके पुराने जो वाउंड थे, जख्म थे, उसी पे भी बार बार उसके शोल्डर पे मारा गया था, जो कि उसके पुराने शोल्डर के जो जख्म थे उसे नए शोल्डर के जख्म से ओवरलैप कर दिया गया था। तभी वो मन में सोचता है, चू वेनिंग तुम पागल हो क्या। उसको गुस्सा आने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा जाग रहा हो। उसे नहीं पता था कि एकदम से उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों, और वो बहुत ज़्यादा अनॉय फील कर रहा था। मोरन यहाँ पर वो जानता था ये अजीब सी जो उसे फीलिंग हो रही है ना, इसके सारे पूरे ऑर्गन ना जैसे इसे टॉर्चर कर रहे हों। वो हमेशा से चू वेनिंग को टॉर्चर करता था, वो उसे मार भी डालता, लेकिन वो उसे टॉर्चर उसकी इमेज को ख़राब करता, उसके साथ ज़बरदस्ती करता, लेकिन ये सिर्फ मोरन का हक था। लेकिन किसी और के द्वारा चू वेनिंग की बॉडी पे दी गई जो इंजरीज थी उसे देख के मोरन का यहाँ खून खौल जाता है। उसे उसके पास्ट की मेमोरीज़ याद आती हैं कि किस तरह से इस पर्सन के लिए वो टॉर्चर किया करता था, लेकिन ये पर्सन मर भी जाए या ज़िंदा रहे, नफ़रत हो या नहीं हो, ये सिर्फ उसका हक था ये सब करने का। और यहाँ पर इसे ओरिजिनली चू वेनिंग के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ पनिश किया गया है। वो मन में सोचता है कि चू वेनिंग अभी भी उसका एल्डर है जिसे 200 स्ट्राइक पड़ी है, और वो इस पनिशमेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं मानता था। लेकिन चू वेनिंग अभी भी कहीं ना कहीं उसके शोल्डर पे वाउंड्स थे, तो ये उसके लिए बियर करना बहुत मुश्किल हो सकता था। पर चू वेनिंग कुछ भी नहीं कहता, वो कुछ भी मेंशन नहीं करता। कितना बेवकूफ़ है, कितना ज़िद्दी है इसका मास्टर। वो मन में सोचता है उसने ये बात क्यों नहीं लोगों के सामने रखी, कितना बेवकूफ़ है ये इंसान, ये प्रूव क्या करना चाहता है अपनी ज़िद्दीपन से। उसका माइंड अभी भी अपने दिल और दिमाग के बीच में झूस रहा था, और मोरन तभी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शू मेंग अभी भी एक स्टेप आगे बढ़कर वो चू वेनिंग की बाजुओं से उसे पकड़ लेता है और उसे हेल्प करने लग जाता है। मोरन, जिसका हाथ अभी हवा में ही रह जाता है, और वो धीरे से अपना हाथ नीचे कर लेता है। वो देखता है कि शू मेंग जो है वो चू वेनिंग की चलने में हेल्प कर रहा है, और उसे नहीं पता कि उसका दिल और दिमाग क्या चाहता है। वो अभी भी यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो अपनी बॉडी को नहीं हिला सका। उसे नहीं पता पास्ट लाइफ में जो भी हुआ वो पास्ट था। चू वेनिंग आज भी उसका शिजुन है, और यहाँ पर वो और भी ज़्यादा हेटफुलनेस, इंटीमेट और कोई भी चीज़ें नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में कोई भी संबंध हो। वो मन में सोचता है कि चू वेनिंग को कोई भी मारे, सपोर्ट करे, प्यार करे या जान से मार दे, उसका इस जन्म में कोई लेना देना नहीं। तभी शीमे उसे बोलता है, चलो ना हम ज्वाइन करते हैं मास्टर को और उनका ध्यान रखते हैं। तभी मोरन जो है वो एकदम से बोलता है, मैं नहीं जा रहा, उसके लिए शूमेंग काफ़ी है ना, और मैं उन्हें अब हेल्प नहीं करना चाहता। कोई और जाना चाहे तो जाए, मैं अब वहाँ जाके कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। उसका मन अभी भी बहुत कंफ्यूज था। वो नहीं समझ पा रहा था ये फीलिंग कैसी है, कि इस फीलिंग को हेट्रेड कहते हैं। और गाइस, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, और ये वाला चैप्टर बस इतना ही था, तो मैंने उतना ही एक्सप्लेन कर दिया, और मैं ज़्यादा भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी भी बोलने की एक कैपेसिटी है। तो आई होप आप समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।